6 महीने पहले ही भाजपा ने अपनी जो रणनीतियां वो तैयार कर ली थी, भाई इस बार दलित कार्ड हमें खेलना है, इसलिए मुख्यमंत्री सैनी को बनाओ, कटोगे तो बटोगे, ऐसी बातें कर रही हैं। और जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस है, उसके पास मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि भाजपा 10 साल से राज में थी। तो आपको ये बात, हम कहते हैं ना हुड्डा कांग्रेस, ऐसी खट्टर भाजपा है। यह ना किसी रामविलास की चलती है, ना राव इंद्रजीत की चलती है, ना गुजर की चलती, किसी की नहीं चलती। अभी के चुनाव है ना, पिछले 20-30 सालों के जो चुनाव होते थे उनके मुकाबले क्या अंतर आया आज के चुनाव में? पिछले 2019 के चुनाव हुए थे तो इतना जोर भाजपा के खिलाफ नहीं था, मतलब भाजपा के खिलाफ इतना कुछ नहीं था, फिर भी 30 सीटों पर कांग्रेस रही। और एक बार तो मुद्दे बहुत ज़्यादा है, किसान आंदोलन है, अग्निवीर है और काफ़ी सारे मुद्दे हैं। तो जो 10 साल रही उसमें एक काम तो उन्होंने कर दी जाए, 370 का मामला था, राम मंदिर का मामला था, लेकिन 10 साल उन्होंने विकास भी तो करा, उनकी बातें क्यों नहीं कर रहे? वही मैं बता रहा हूँ। सबके मन में एक ही सवाल है कि सरकार किसकी आएगी, कांग्रेस की, बीजेपी की, या फिर गठबंधन की सरकार आएगी। वोटिंग होने भी बिल्कुल कुछ ही दिन बाकी हैं और पारा बिल्कुल गर्म है। तो कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सतीश त्यागी जी हैं। आप बड़े अच्छे से इस चेहरे को जानते हो, बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है हरियाणा के लिए, खासकर पिछले लोकसभा चुनाव में और इस विधानसभा चुनाव में। बारीकियां जानते हैं इनसे कि किस मुद्दों पर बीजेपी लड़ रही है, किन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही है और किसकी सरकार आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस चुनाव की बात करें तो मेरी थिंकिंग ये है कि ये चुनाव मुद्दों पे ना होके मुद्दों से भटक रहा है। जैसे मैं मोदी जी की बात करूं या भाजपा के किसी बड़े नेता की बात करूं, वो आज भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धारा 370 की बात कर रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस है, उसके पास मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि भाजपा 10 साल से राज में थी। तो आपको ये बात किस तरह से आप इस बात को देखते हो कि भाई मुद्दे ना लड़के अभी भी वही पुरानी बातें उठा रही है भाजपा? देखिए, मुद्दे तो है। हर राजनीतिक दल की एक यूएसपी होती है, स्ट्रेंथ होती है। भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं, जब वो जनसंघ के ज़माने से थी, उसकी ताकत ये थी कि वो एक तरह के हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करती थी। और हिंदू राष्ट्र के जो प्रतीक थे, जैसे राम मंदिर का निर्माण है ना, कृष्ण मंदिर भी अब उसी में आ रहा है, तो कश्मीर का इशू था, अखंड भारत के इशू थे, तो इसके इर्द गिर्द ही उन्होंने पिछले 50-60 सालों में अपना वोट बैंक तैयार किया। फिर ये इनके कोर इश्यूज हैं। बात को बीच में रोकना चाहूँगा, वो जो 10 साल रही उसमें एक काम तो उन्होंने कर दी जाए, 370 का मामला था, राम मंदिर का मामला था, लेकिन 10 साल उन्होंने विकास भी तो करे, उनकी बातें क्यों नहीं कर रहे? वही मैं बता रहा हूँ कि विकास कभी मुद्दा नहीं बनता, विकास तो होता रहता है। इसके लिए आप झगड़ लेंगे, हमारे टाइम में ज़्यादा है, वो कहेंगे हमारे में ज़्यादा हुआ है, ये इसमें कोई बात नहीं है। इमोटिव इशूज जो है ना, भावनात्मक मुद्दे, वो ज़्यादा अपील करते हैं लोगों में। अब बीजेपी अगर ये चीज़ें उठानी छोड़ दे, हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे, तो क्या रह जाएगा भाजपा के पास? खत्म कहानी। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसे नेता को भी बार बार वहीं लौटना पड़ता है। दूसरा, उनका आधार उन्होंने बनाया एंटी कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद का। तो वो आज भी उन्हें, अभी कल वो हरियाणा में थे तो उन्हें ये बताना पड़ा इस देश को कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा किया और वो चुनाव हार गए, इसलिए कांग्रेस दलित विरोधी है। अब ये 75 साल पुरानी बात है, इसका आज के संदर्भ में बात करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन राजनीति है। राजनीति ये है कि उन्होंने भरपूर ये प्रयास किया है कि किसी तरीके से दलित समुदाय प्रदेश का कुछ हिस्सा ही सही वो हमारे साथ आके जुड़ जाए, ताकि कांग्रेस कमजोर हो। तो शैलजा वाला एपिसोड आपने देखा होगा, बड़ी हमदर्दी उन्होंने जताई शैलजा बहन जी के प्रति, उन्होंने जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से दिया, यहाँ तक भी कह दिया कि उनको मुख्यमंत्री क्यों प्रोजेक्ट नहीं किया। तो हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से सारी राजनीति कर रहा है, गलत ये भी नहीं है। अब बीजेपी कर रही है तो इसमें गलत क्या है? अब बीजेपी वाले एक बात और बोल रहे हैं, सरकार ना है, बीजेपी वाले एक बात और बोल रहे हैं कि भैया आपने हुड्डा को 10 साल पहले आपने नेगलेक्ट कर दिया था, भैया आपने हमें हमारी सरकार बनवाई थी जब 14 की बात करें तो अब आप उनको क्यों बनवा रहे हो? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अब देखिए, अब आप देखो 3 दशक से 91 में चौधरी, 91 से 96 भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर रहे, 96 से लेकर 4 साल चौधरी बंसी लाल रहे, फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला आ गए करीब 5-1 वर्ष, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा रह गए 9.5-10 साल, इसके बाद में ये रह गई। अब कांग्रेस और भाजपा के बीच में से आपने चुना, चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल अपना वजूद खोती जा रही है। जेजेपी ने थोड़ा सा प्रयास किया था इस बार, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही, तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के प्रति बहुत प्यार उमड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, भाई कांग्रेस का जो शासन था, जिसको हटाया था उसको आप दोबारा ही ला रहे हो ना, तो हटाया क्यों था?
हाँ, वही बात तो हाँ, बीजेपी हटा दिया था कि भाई वो भ्रष्ट हैं, लूट के खा गए जो या फिर उसमें ऐसा भी तो हो सकता था, जो बीजेपी की लहर चल रही थी, जो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, क्या उस लहर के अंदर ये बात हुई थी या फिर असल में कुछ ऐसा था? मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आप ये देखिए कि पहले इस देश में चुनाव होते हैं 2014 की गर्मियों में और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। इस घटना का हरियाणा से तो कोई लेना देना है नहीं। हरियाणा में तो जाके अक्टूबर में चुनाव हुए। हाँ। तो पहले इस देश में मोदी आ गए। मोदी क्यों आ गए? चूंकि जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी यूपी की, उसके खिलाफ माहौल था, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। ये कहा जा रहा था गवर्नमेंट नॉन फंक्शनिंग है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, वर्क पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया सरकार को। और चूंकि उस सरकार को भी 10 साल हो गए थे, लोग परिवर्तन चाह रहे थे, ऊपर से केजरीवाल का आंदोलन आ गया। तो एक ऐसा माहौल बन रहा था कि देश के लोग उस समय कांग्रेस से सच में मुक्ति चाह रहे थे। और कांग्रेस नहीं, जो उसके आपके यूपी के जो घटक थे, उनसे भी लोग परेशान थे। तो नरेंद्र मोदी को इसलिए स्वीकार किया गया कि वो एक स्वस्थ और स्वच्छ विकल्प के रूप में आए गुजरात मॉडल को लेके आए। और उन्होंने देश को ये समझाया कि अब मैं ऐसे रास्ते पे इस देश को ले जाऊंगा। वो कहते थे कि आपने उन्हें 60 साल दिए और उन 60 में वो वाजपेयी जी का टाइम भी गिन लेते थे अपनी पार्टी वालों का, और मुझे केवल 60 महीने दे दीजिए। इतनी बोल्ड स्टेटमेंट जब कोई देता है ना, तो लोगों को भरोसा हो जाता है। क्रेडिबिलिटी गुजरात वाली साथ थी। ऐसा नहीं गुजरात में उन्होंने कोई राम राज्य स्थापित कर दिया था, लेकिन गुजरात से बाहर लोग ये मानते थे कि गुजरात एक प्रगतिशील प्रदेश है और उसको बड़ा बनाने में, उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। बाहर यही सारी चीज़ें थी। तो लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है, भाजपा और नरेंद्र मोदी लार्जर देन लाइफ इमेज बना ली उन्होंने अपनी। और उसके बाद ये जाड़ों में चुनाव होते हैं, तो उसका लाभ यहाँ के लोग भी प्रभावित हो रहे थे उन सारी चीज़ों से। बात 2047 तक का तो मॉडल लेके जा ही रहे हैं वो अभी तक भी। हाँ, वो तो करते रहेंगे, 3047 का भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो पैदा तो हुए नहीं, है ना। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014 में चरम सीमा पे थी और उसके बाद में 2019 में थोड़ी सी उसमें कमी आई। लेकिन 2019 के बाद जो बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ हुई हैं, वो किसान आंदोलन और जो रेसलर मूवमेंट है, पहलवानों के साथ ही हुआ, अग्निवीर योजना। 19 के बाद में जितनी सारी गड़बड़ हुई ना, उसने एक ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों को लगा कि अब मोदी शायद चुक गए। उतना सक्सेसफुल नहीं जितना थे वो। अच्छा, वो दिखता भी है कि अब वो हरियाणा में जो उनकी जनसभाएं हुई हैं, उसमें अपेक्षित भीड़ नहीं जुड़ रही, वो बात नहीं है। और भीड़ के अलावा भी आप देखिए कि जो लोग उन्हें सुनने आते हैं, वो वाला दौर नहीं रहा, मोदी 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 करते थे और पागलपन होता था, वो चीज़ें नहीं रही। तो एक किसी भी राजनीतिक दल के साथ और लोकतंत्र में इस तरह की एक स्टैग्नेशन, एक थकावट, एक ऊबन पैदा होती है। लोग ये सोचते हैं बोर भी होते हैं लोग, वो बोर्डम है, मेन बोर्डम है, और उसकी वजह अलग होती है बहुत सारी। तो अब चूंकि 9.5 साल खट्टर साहब का राज रहा, अचानक उनको हटा दिया गया। इससे एक मैसेज ये गया है कि भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व ने ये मान लिया है कि अगर हम खट्टर साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी की बहुत बुरी हालत होगी। अब जो उन्होंने समझ लिया, लोग भी तो समझते हैं उसी अनुपात में कि इस बंदे को हटाया क्यों, और जिसको आप लाए हो वो कोई ऐसा कोई डायनेमिक लीडर नहीं है कि जो सारी चीज़ों को बदल देगा। बहुत दिनों तक यही चलता रहा है कि ये तो खट्टर का ही चेला है। वो शायद 6 महीने पहले ही भाजपा ने अपनी जो रणनीतियां वो तैयार कर ली थी, भाई इस बार दलित कार्ड हमें खेलना है, इसलिए मुख्यमंत्री सैनी को बनाओ। तो उन्होंने वही दिक्कत है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनोवैज्ञानिक हार स्वीकार कर ली। अगर वो खट्टर साहब के चेहरे के साथ ही मैदान में उतरते, इस इलेक्शन में आपको देखिए ना, तो मोदी जी की भाषा ये है अब कि कमल किसी को मत देखना, लोकल कैंडिडेट को सिर्फ मुझे देखो, कमल पे मोहर लगेगा, मुझे वोट मिलेगा। अब तो बात नहीं कर रहे उस तरह की। जो उनके यहाँ प्रतिनिधि थे यशस्वी और लोकप्रिय खट्टर साहब, उनका चेहरा भी गायब है। चेहरा है क्या एक बेचारे से आदमी का, नायब सिंह का, जिसे पता ही नहीं। आजकल इनके पोस्टरों में पता नहीं कुछ भिन्न भिन्न तरीके की वो देखने को मिलते हैं। कहीं खट्टर साहब नहीं है, कहीं सैनी साहब ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ अत्री जी कि आप लोगों को बेवकूफ़ मान के नहीं चल सकते। जो बातें अमित शाह के दिमाग में आ रही हैं समझ में, वो किसी के भी दिमाग में आ सकती हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा की लोग समझ रहे हो। तो राजनीतिक दल जो ये गिमिक्री करते हैं ना, चालबाजियाँ, ये मैनिपुलेशन, जनता है ना खूब जानती, हर चीज़ को जानती हो।
हम्म। और उसके पास एक ही दिन होता है जिस दिन वो वोट देख के उसका फैसला कर देते हैं। एक चीज़ और देखने को मिली इस चुनाव में, जैसे जी। अब लोगों में चर्चा बहुत चली कि खट्टर साहब और अमित शाह की बन नहीं रही है, और अमित शाह जी ये नहीं चाहते थे, जो जेजेपी से बंदे आए हैं, जो नेता आए हैं, उनको टिकट ना मिले और ये नेता आए ही ना। तो इस मामले कहीं ना कहीं लोग ये जोड़ के देख रहे हैं कि भाई खट्टर साहब ने तो मड़िया मेटी कर दिया भाजपा का हरियाणा के अंदर। खट्टर साहब और अमित शाह के संबंध तो प्रारंभ से खराब रहे हैं, वो कभी भी कॉर्डियल नहीं थे। नरेंद्र मोदी की विशेष कृपा मनोहर जी पर रही है, उनका मित्रता भी थी और सारी चीज़ें थी, लेकिन राजनीति में चीज़ें मैटर नहीं करती। एक दिन पहले वो यहाँ सर्टिफिकेट दे गए थे खट्टर साहब को, मोदी जी, कि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मैं मोटरसाइकिल में पीछे बैठता था, एक दरी पे सोते थे, एक थाली में खिचड़ी खाते थे अगले दिन ही। लेकिन राजनीति के तकाजे ये है कि उनको अगले दिन हटाना पड़ा साथ में। अमित शाह बिल्कुल इनको पसंद नहीं करते थे, उसकी अपनी वजह है जिनकी शायद यहाँ चर्चा करना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, लोग बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। और अब उनको मौका मिल गया अमित शाह को, हट रहे हैं, लेकिन खट्टर आखिर तक फिर भी इतने चलिए तो सशक्त खट्टर की रहे, है वही तो। मैं कह रहा हूँ कि इतने पावरफुल रहे कि वो अपनी पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनवा गए। उसका नुकसान ये हुआ कि लोग आपने देखा होगा शुरू में तो खट्टर साहब छोड़ते नहीं थे उसको, नायब सिंह को अकेला नहीं छोड़ते थे, हर मंच पे साथ, और बड़ी मजाक उड़ाई गई इस चीज़ को लेके। हम भी धर्मेंद्र के साथ में कहता हूँ मुख्यमंत्री का माना ये विक्रम और बेताल की तरह है, जैसे वो था ना, वो बेताल चढ़ा रहता था विक्रम की कमर पे। हाँ, और वो कितने सवाल का जवाब दे दे, लेकिन फिर वो कुछ ऐसी गलती करता था, फिर आके वो पड़ फिर पीछे आ जाता था। तो हम तो खूब कहा कि विक्रम और बेताल की। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस चुनाव में डैमेज कंट्रोल में लगी है। उसका ये है कि एक ग्रेसफुल सम्मानजनक हार हमारी हो, ऐसा ना हो कि 1987 रिपीट हो जाए, कि हम सिंगल डिजिट में रह जाएं। वो केवल इज्जत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बात ऊपर से संकेत लगातार आ रहे हैं। अब भी उन्होंने क्या करा है कि कई जगह डम्मी कैंडिडेट्स दिए हैं, कई जगह जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ साठगांठ कर रखी है, और उन्हीं की ताकत के बलबूते वो ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि कांग्रेस की कम सीटें आए और हम सबको मिला के कुछ ना कुछ हम गुल खिला देंगे। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 90 नहीं, इस बार 120 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा, 30 डमी कैंडिडेट जो निर्दलीय उतार रखे हम लोगों ने, ऐसी बात चल रही है जो, और उसके बावजूद भी आज भाजपा ये अगर 120 में से भी पूर्ण मतलब ऐसी सीटें नहीं आई तो बिल्कुल गर्त में जाने वाले हैं। तो मान लो 120 ही सीट मान के चले, 120 पे लड़ रही हैं, और 120 में से भी इतनी सीटें नहीं आई जो उनको सरकार बनाने लायक हो, तो नहीं आ रही ना, आ भी नहीं रही। एक्चुअल में क्या, जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं ना, ये कहाँ से आए इंडिपेंडेंट? 6, 7, 8, 10 चुने जाते हैं हमेशा। इस बार या तो वो हैं जो अपनी पार्टी में बहुत ताकतवर थे, उनको टिकट मिलने की उम्मीद थी और वो बागी हो गए, तो ऐसे लोग वोट मिल जाता है उनको थोड़ा बहुत, है ना। कुछ ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, सभी सावित्री जिंदल वगैरह हैं, गोपाल कांडा हैं, इस तरह के लोग आ जाते हैं। तो कुल मिला के मेरी समझ ये है मोटा मोटी कि अगर ये जो परिणाम आएंगे तो इसमें हो सकता है 8-10 लोग निर्दलीय आ जाएं जीत के, इससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अगर डबल डिजिट में आ जाए, डबल डिजिट का मतलब है 10 से लेके 99 तक है वैसे। अच्छा, लेकिन इनका तो 20 की तरह की मान रहे लोग। हाँ, भाई लेकिन 11 इतने तक ही मान के चलिए, ये लोग कहते हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है। ओके। एक चीज़ और है सर, जैसे टिकटों के बंटवारे की तो बात पुरानी होगी, लेकिन बात करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि कई जगह सीटें ऐसी थी जहां अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिलती तो वो जीत के भाजपा को मदद कर सकते थे, भाजपा की टिकटों की वृद्धि में वो हो सकती थी। पहली सीट तो हमारी सीट, ये एग्जाम्पल असंध की सीट मान के चलें। लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए एक चेहरा है हमारे वहाँ पे, जिलेराम शर्मा, काफ़ी अच्छी जमीनी पकड़ है उनकी, बढ़िया पकड़ है। तो खट्टर साहब ने उनको बीजेपी में मिलाया और लोकसभा चुनाव में उनके सारे वोट मांगे, वो करनाल से जीत के चले गए। और ऐन वक्त पर देखो, नेता पहले तो बोलते नहीं, मैंने टिकट का सौदा कर रखा है, भाई टिकट मिलेगी तो ही मैं भाजपा के अंदर जाऊँगा या किसी अन्य पार्टी के अंदर जाऊँगा। तो वो बात तब उन्होंने खोली जब उनकी टिकट कट गई। टिकट मिली उनके चहेते को, करनाल की जिलाध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा जी। तो हर समय खट्टर साहब के साथ रहते थे वो, हर एक फंक्शन में, मतलब हर जगह जहाँ भी जाना होता, मेन जब तक वो मुख्यमंत्री रहे। और बाद में नायब सैनिक साथी वो देखे गए तो उनको टिकट मिल गई वहाँ पे। और ज़मीनी सर्वे और ग्राउंड सर्वे ये कह रहा था कि भाई जिलेराम शर्मा को टिकट मिलेगी तो भाजपा बिल्कुल आसानी से वहाँ पे सीट जीत सकती है,
कितनी एंटी इनकम्बेंसी पूरे हरियाणा के अंदर, वो सीट तो भाजपा की पक्की ऐसी मानी जा रही थी। आपको क्या लगता है ये सीटें, मतलब इतना खेल भाजपा ने कैसे रचाया? देखिए, अलग अलग वजहों से सभी राजनीतिक दलों में इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि अमुक व्यक्ति को आप टिकट दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। कांग्रेस में भी है, INLD में भी है, बीजेपी में भी है। बीजेपी में चूँकि सारी टिकटों का वितरण की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने अपने ऊपर ले रखी थी और उनको दे दी गई थी, और तब दी गई थी जब नेतृत्व ये मान के चल रहा था कि ये बोझ है पार्टी पे, लाइबिलिटी बन चुके हैं, फिर भी उनको अधिकार दिया गया। तो उन्होंने अपने लोग, जो उनके प्रिय लोग हैं, जिनको लग रहा था कि इनके माध्यम से मेरा आगे का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाए, उन लोगों को मोबिलाइज किया। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो रह जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं चूक कर गया। नंबर 2, आप ये देखिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति एक क्षेत्रीय दल जैसी है, कांग्रेस की भी ऐसी है। वहाँ भी हुड्डा साहब के अलावा कोई दूसरा आदमी मैटर नहीं करता, बड़ा मैटर नहीं। यहाँ भी टिकटों में खट्टर साहब भी ऐसी हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना हुड्डा कांग्रेस, ऐसी खट्टर भाजपा है। यहाँ ना किसी रामविलास की चलती है, ना राव इंद्रजीत की चलती है, ना गुज्जर की चलती, किसी की नहीं चलती, एक ही आदमी की चलती है। तो उसने अपने अपने लोग भर दिए सारे। अब उससे जो है, आप ये देखिए, कांग्रेस से ज़्यादा बागी भाजपा क्या है मैदान में, समस्या तो खड़ी होगी। पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो 2 लोगों का नेतृत्व है ऊपर वाला, उनको लग रहा था यार हार न दो, चला दो इनकी, है ना, और हम अलग रहेंगे और ये जाने इनका काम जाने। हालांकि भाजपा पार्टी को ऐसा माना जाता है कि उनका जो हमारे जो फैसले तय होते हैं वो शीर्ष नेतृत्व करता है। भाई हमारा तो चाहे ग्राउंड लेवल कोई फैसला हो, शीर्ष नेतृत्व से आता, हम उसकी मानना करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा चला नहीं जो आपने बताया। यही तो है समस्या है कि जब हरियाणा इतना महत्वपूर्ण चुनाव है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? टिकटों के बंटवारे में तो कोई कोताही होनी ही नहीं चाहिए थी, बेस्ट कैंडिडेट को मिलने चाहिए थे, पर नहीं हुआ। तो इससे एक ही संकेत जाता है कि भाजपा की लीडरशिप, मोदी और शाह, ये मानते थे कि हरियाणा में हमारी संभावनाएं अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश के नेतृत्व को, अब उसमें एक ही आदमी है, उसको वो छूट दे देते हैं उठा के। अब कांग्रेस ने पूरी जिम्मेवारी हुड्डा साहब के कंधों पर डाल रखी कि लाओ भाई आप जिता के, 72-75 आपके लोग हैं, आप ले आओ। उन्होंने कहा भी कि मैं ले आऊँगा, यही सौदा हुआ, सीधी सी बात है। और इधर खट्टर साहब ने कह रखा कि मैं, तो ठीक है जिताओ भाई। तो कुल मिला के अगर भाजपा की तो हमने बात कर ली, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है एट द एंड? देखो, आप धरातल पे किसी से भी आदमी से बात कर लो, जवाब तो यही आता है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। और हमारे पास भी कोई सीधा हमारा कनेक्शन तो है नहीं भगवान से, एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं उसी के आधार पे, और जो मीडिया में एक प्रोजेक्शन हो रहा है उसके आधार पे यही है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट एक अच्छे खासे बहुमत के साथ आने जा रही है। क्योंकि इसमें एक बात और मैटर करती है, जब पिछले 2019 के चुनाव हुए थे तो इतना जोर भाजपा के खिलाफ नहीं था, मतलब भाजपा के खिलाफ इतना कुछ नहीं था, फिर भी 30 सीटों पर कांग्रेस रही। और एक बार तो मुद्दे ही बहुत ज़्यादा है, किसान आंदोलन है, अग्निवीर है, और काफ़ी सारे मुद्दे हैं। तो माना ये जा रहा है कि कांग्रेस आ रही है। यही तो वजह है कि बहुत सारे, एक तो मुद्दे इकट्ठे हो गए, क्लब हो गए। दूसरे, हरियाणा की जो भाजपा की सरकार है उसे आम आदमी शायद समझ तो रहा है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इन्होंने ना एक तरीके से डरा के, धमका के, जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चों को किया जाता है, इस तरीके से जनता को डील किया है। नेताओं को ये वहम हो गया, अफसरशाही को ये वहम हो गया कि जो हम करेंगे, डिक्टेट करेंगे, वो सबको मानना ही चाहिए। हरियाणा का स्वभाव ऐसा है नहीं, हरियाणा की तासीर कुछ और किस्म की है। और अब वो लोगों की रड़क निकालने के लिए जान जाते हैं हरियाणा के लोग। और अब इन्हें ठीक से पता चलेगा भाजपा का कि किससे टक्कर मोल ली है हरियाणा के लोगों से। इनको पता होना चाहिए, जो कृषि कानून जो 13 महीने 14 महीने के बाद वापस हुए ना, वो हरियाणा ने करा लिया वापस। तो आप गुजरात के डंडे से हरियाणा को हाँकने की कोशिश करेंगे तो उसके परिणाम तो भुगतने होंगे। बिल्कुल बढ़िया स्टेटमेंट दिया सर आपने एट द एंड में। गुजरात के डंडे से हरियाणा को हाँकने की कोशिश करोगे तो वो परिणाम नहीं नजर आएंगे जो गुजरात में आए थे, ऐसा कह सकते हैं। गुजरात व्यापारी की स्टेट है, ये किसानों, जवानों, पहलवानों की स्टेट है। तो सतीश त्यागी जी हमारे चैनल पे आए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने बहुत सारी बारीकी में बात करी, इस चुनाव की बारीकी में बात करी। तो आपके मन में जो भी आप कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।